श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं नीता कांडपाल। श्रोताओं, प्रदेश में 19 अप्रैल को हो रहे मतदान को लेकर प्रदेश में मत प्रतिशत बढ़ाने के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने अन्य क्या तैयारियां की हैं, इस विषय पर आप सुनेंगे एक विशेष वार्ता जिसमें भाग ले रहे हैं हमारे सहयोगी सोनाली शर्मा और प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे। विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद देश में चुनाव का शंखनाद हो गया है। 7 चरणों में चुनाव होना है। ऐसे में पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को देश के विभिन्न राज्यों में मतदान का पहला चरण है। ऐसे में उत्तराखंड में भी पहले चरण में मतदान होना है, यानी कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में भी मतदान होना है। ऐसे में अब बेहद कम समय रह गया है और मतदान को लेकर जो सारी जिम्मेदारी होती है वो निर्वाचन आयोग के मजबूत कंधों पर होती है। किस तरह से उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग मतदान को लेकर कार्य कर रहा है, खास तौर पर किस तरह से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहा है और साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी निर्वाचन आयोग की पैनी नजर है, इन तमाम विषयों पर आज बातचीत करेंगे। और बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित है। हमारे साथ अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री विजय कुमार जोगदंडे जी हैं। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। जोगदंडे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, थैंक यू। आज मतदान से लेकर व्यवस्थाओं से लेकर चुनाव से जुड़ी तमाम बारीकियों से लेकर इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमने निर्वाचन आयोग की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर भी एक रिपोर्ट तैयार की है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में लोकसभा का चुनाव होना है। प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने में अब थोड़ा ही वक्त बचा है। ऐसे में मतदान को सरल और सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग के साथ ही पुलिस प्रशासन बड़े स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। मतदान की जागरूकता से लेकर चेकिंग अभियान तक चुनाव आयोग लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जुट गया है। राज्य में इस बार 5 लोकसभा निर्वाचन सीटों पर कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। टिहरी सीट पर 11, पौड़ी गढ़वाल सीट पर 13, अल्मोड़ा में 7, नैनीताल में 10 और हरिद्वार में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के समय राज्य में 83,37,914 मतदाता दर्ज हैं। राज्य में सर्विस वोटरों की संख्या 93,187 है, जिसमें 90,554 पुरुष सर्विस वोटर और 2,633 महिला सर्विस वोटर हैं। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे के अनुसार आयोग ने प्रदेश के सर्विस मतदाताओं के लिए पोर्टल बैलेंस की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मतदान के लिए राज्य में 11,729 बनाए गए पोलिंग बूथों में चुनावी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इनमें 5,898 पोलिंग बूथों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। कुछ पोलिंग बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की जाएगी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में सर्विस वोटरों का मतदान 100% हो, इसके लिए लगातार निर्वाचन आयोग कोशिश कर रहा है। वहीं लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद राज्य में पहली बार ईएस व्यवस्था लागू की गई है। एमएस इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस विभाग, इनकम टैक्स, आबकारी विभाग, कस्टम और अन्य विभागों द्वारा रिपोर्टिंग की कार्यवाही की जा रही है। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने से अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा मूल्य की जब्ती हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में 85 वर्ष से अधिक आयु वाले और करीब 16,000 दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए राज्य में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। 85+ आयु के सभी मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध कराए गए थे, जिनमें से 10,390 आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य में 80,330 दिव्यांग मतदाता हैं। उनमें से 5,576 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से वोटिंग के लिए आवेदन किया है। वहीं निर्वाचन नामावलियां तैयार होने के बाद सभी 11,729 बूथों पर वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बांटने की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। सभी बीएलओ द्वारा मतदाताओं के घर तक जाकर वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बांटने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने राज्य के सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे अपनी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप प्राप्त करें। यदि कहीं बीएलओ से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो संबंधित एआरओ को इसके बारे में सूचित करें।
देश में लोकसभा की 543 सीटों के लिए पहले चरण के मतदान का शंखनाद 19 अप्रैल को होना है। पहले चरण में ही उत्तराखंड में भी वोट डाले जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग के साथ ही प्रशासन व्यवस्थाओं और तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि आप भी बिना किसी परेशानी के लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और खुद अपने हाथों अपनी सरकार को चुन सकें। इस रिपोर्ट के बाद अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, सबसे पहला सवाल, इस बार जो है मतदान का जो प्रतिशत है वो 75% रखा गया है। पिछली बार की बात करें, पिछले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं 61% के लगभग था। इस लगभग 14% मतदान का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए किस तरह की इस बार नई स्ट्रैटेजीज या किस तरह से निर्वाचन आयोग कार्य कर रहा है? देखिए, राज्य में पिछले लोकसभा निर्वाचन के दौरान 61.5% का मतदान हुआ था और मतदान का प्रतिशत कम होने का प्रमुख कारण जो हमने पाया था कि कई सारे व्यक्ति शिक्षा के कारण से, रोजगार के कारण से और अन्य कई विषम परिस्थितियों की वजह से अपने राज्य से बाहर निवासरत हो सकते थे और उनके यहाँ न होने की वजह से मतदान का प्रतिशत में कमी आई थी। इसके अलावा जो दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण ये पाया गया था कि कई सारे वोटर्स ऐसे होते हैं जो कि निर्वाचन के दिवस पर रोजगार के क्षेत्र में या अपने जहां पे वो रोजगार करते हैं, कार्य करते हैं, उस आस्थान में ही वो रहते हैं, उनको अवकाश नहीं दिया जाता है। अवकाश न मिलने की वजह से भी वो जो है अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ये दो बिंदु को हमने ध्यान में रखते हुए इस बार ये प्रयास किया हुआ है कि ऐसे जितने मतदाता हमारे जनपद में निवासरत हैं, इन सभी के नामों को शामिल कर लिया जाए। उसके लिए विशेष अभियान हम लोगों ने जो स्पेशल समरी रिवीजन शुरू किया था अक्टूबर माह से, उसके पश्चात हमारे राज्य में काफी संख्या में मतदाताओं के नामों को दर्ज किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे मतदाता भी शामिल हैं जिनके मृत्यु के कारण या उनके विवाह के कारण उनका अगर नाम मतदाता सूची से हटाना है तो उसकी कार्रवाई भी हमने संपन्न करा लिया गया था। हमें पूरा यकीन है कि इस बार का जो मतदान का प्रतिशत होगा, इन प्रयासों से काफी उसमें वृद्धि होगी। निर्वाचन आयोग का जो लक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है उसमें हमने उत्तराखंड राज्य के लिए 75% का एवरेज टर्नआउट को हमने टारगेट किया हुआ है और इस दिशा में हम कार्य भी कर रहे हैं। हमारे राज्यों में कुछ ऐसे जनपद हैं जहां पर हम ऑलरेडी 70% के मतदान को प्राप्त कर चुके हैं लोकसभा निर्वाचन के दौरान 2019 में, और इस बार भी हम प्रयासरत है कि जहां पर 70% हमको प्राप्त हुआ है उन जनपदों में हम 80% से अधिक का मतदान लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं और जहां पर 60% के आसपास अगर मतदान रहा होगा तो उन जनपदों को हम लोगों ने निर्धारित किया कि 75% के लक्ष्य को हासिल करना उनका लक्ष्य होगा। जो औद्योगिक संस्थान है, इंडस्ट्रियल एरियाज है, जहां पर रोजगार के कारण से व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता है, उन मतदाताओं को मदद करने के लिए हम लोगों ने संपूर्ण राज्यों में श्रम विभाग के माध्यम से एक शासन जारी किया हुआ है, जिसके अंतर्गत जिस दिन मतदान का तिथि होगा उस दिन मतदान के लिए उनको अवकाश उपलब्ध कराया जाएगा, विच विल बी अ पेड हॉलीडे। तो उनका कोई नुकसान भी नहीं होगा और मतदान के अधिकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि हमारा प्रतिशत बढ़ सकता है। बिल्कुल। विजय जी, अगर बात उत्तराखंड की अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कहीं ना कहीं सड़क का अभाव, परिवहन या फिर जो मतदान केंद्र है उसकी दूरी, तो ये भी कहीं ना कहीं वजह बनती है लोगों में जो मतदान के प्रति जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं इन चीजों के कारण कम होता है और मशक्कत निर्वाचन आयोग की टीमों को भी करनी पड़ती है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, हमारे राज्यों में उत्तराखंड में 11,729 पोलिंग स्टेशन को स्थापित किया जा रहा है। हमने ये पूरा प्रयास किया हुआ है कि हर ग्राम पंचायत में हमारा पोलिंग स्टेशन अवेलेबल रहे, उपलब्ध रहे। हो सकता है कि कुछ हमारे पोलिंग स्टेशन दूर या दुर्गम क्षेत्र में स्थापित हो, कहीं पर स्नोफॉल की वजह से या बर्फबारी की वजह से विषमताएं हो सकती हैं, कहीं पर हमें पहाड़ी क्षेत्र की वजह से पैदल मार्ग यातायात करने की आवश्यकता हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 11,729 पोलिंग स्टेशन सभी रोड से कनेक्टेड है। हमारी सारी पोलिंग पार्टियां वाहन की मदद से वहां तक पहुंचती हैं। हाँ, कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर हमें मतदान से 3 दिन पहले भी पोलिंग पार्टी को रवाना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए उत्तरकाशी जनपद के 11 पोलिंग स्टेशन, उसके बाद पिथौरागढ़ जनपद का एक कनार पोलिंग स्टेशन है जहां पर हमें 3 दिन पहले प्रस्थान करना पड़ता है। लेकिन हमारे अधिकतम पोलिंग स्टेशन पे हम लोग जो है गाड़ी के माध्यम से ही अपनी टीम को पहुंचाने में सफल हो पाते हैं। कुछ मतदान स्टेशन, पोलिंग स्टेशन पे हमें 15 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन हम ये प्रयास करते हैं कि जहां पर हमारा मतदाता निवासरत है उसके घर के आसपास ही पोलिंग स्टेशन को स्थापित किया जाए, जिससे उनको मतदान के दिवस पर आसानी हो।
बिल्कुल, और ये भी कहा गया है कहीं ना कहीं कि अगर 4 मतदाता भी हों तो भी मतदान केंद्र की वहां पर व्यवस्था की जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसा एक उदाहरण हमारे पौड़ी जनपद में हमने पाया हुआ है, जहां पर लालढांग क्षेत्र के अंतर्गत एक पोलिंग स्टेशन तैयार किया गया है जो वन क्षेत्र से अंदर स्थापित है, और वहां पर 5 ही मतदाता वहां पे पाए गए हैं, और इन 5 मतदाताओं को भी हम लोग मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहते हैं, और उन तक भी पहुंचने के लिए हमारी पोलिंग पार्टी रिजर्व वन के अंदर से होकर उस दुर्गम क्षेत्र तक पहुंचती है और उनको मतदान का अधिकार का प्रयोग करने का अवसर देती है। बिल्कुल, लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं। ऑब्जर्वर्स की बात की जाए, केंद्र से लगातार ऑब्जर्वर्स आते हैं, तो किस तरह का उनका फीडबैक है, किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं और कितने संतुष्ट वो निर्वाचन आयोग के कार्यों से है उत्तराखंड में जो जारी है? प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन में प्रत्येक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सामान्य प्रेक्षक के रूप में तैनाती की जाती है। इस बार हमारे राज्य में जो 5 लोकसभा सीट्स हैं, सभी के सामान्य प्रेक्षकों के द्वारा अपना योगदान जनपदों में दिया गया है। जनपद स्तर पर उनके द्वारा विभिन्न प्रक्रिया का अनुश्रवण किया जा रहा है, ट्रेनिंग के में वो प्रतिभाग कर रहे हैं। जो वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनके साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, वो अपने कार्य से उनको मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि उनके द्वारा जो भी फीडबैक दिया गया है उसके अनुसार हमारे जनपद के अधिकारी कार्य कर रहे हैं। अभी तक जो फीडबैक प्राप्त हुआ है, जनपद की टीम के द्वारा किए कार्य से सभी सामान्य प्रेक्षक, सभी व्यय प्रेक्षक संतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं, और उनके द्वारा सभी कार्यों की सराहना भी की जा रही है। बिल्कुल, लोगों में निर्वाचन के प्रति जागरूकता की अगर बात की जाए विजय जी, तो किस तरह से इस बार नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है? स्वीप भी लगातार कार्य कर रहे हैं, किस तरह से नए कार्यक्रम, लोगों में उत्साह किस तरह से नजर आता है, और आपको क्या अपेक्षा है कि इस बार चुनाव का जो प्रतिशत है, जो लक्ष्य है, अचीव हो पाएगा? देखिए, निर्वाचन में जो होता है, शहरी क्षेत्र में खास तौर पे प्रेरणा का अभाव होता है, मोटिवेशन का अभाव होता है, तो उसको दृष्टिगत हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है कि इस बार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हर घर तक हम लोग जो है एक शपथ दिलाने का हमने प्रयास किया हुआ है। मुझे बताने में खुशी हो रहा है कि पूरे राज्य में जो हम लोगों ने इस बार का अभिनव प्रयास किया था, उसके माध्यम से 50 लाख से अधिक मतदाताओं ने ये शपथ ग्रहण किया है कि वो मतदान के दिवस पर पोलिंग बूथ पर आकर मतदान करेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य हमने किया हुआ है कि हमारे जो यूथ वोटर्स होते हैं, युवा मतदाता होते हैं, वो हमेशा मतदान की प्रक्रिया से दूर रहना पसंद करते हैं। इस बार विशेष अभियान चलाते हुए हम लोगों ने पिछली बार 80,000 युवा मतदाताओं को हमने जोड़ा था, बट इस बार हम लोगों ने 1,45,000 मतदाताओं को जो 18 से 19 आयु वर्ग के हैं उनको जोड़ने में सफलता पाई है। उसके माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास भी किया है कि उनको मतदान के दिवस पर मतदान के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि अपना मतदान का अधिकार को वो प्रयोग कर सके। इसके अलावा युवाओं को जागरूक करने के लिए और उनको इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित किया हुआ है, जिसमें एक प्रमुख प्रतियोगिता है कि निर्वाचन जागरूकता के संबंध में आप रील तैयार कर सकते हैं। रील को आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह उस रील्स में से जो सर्वोत्कृष्ट रील होगा उनको हम लोग चयनित करेंगे, और चयन के आधार पर उनको प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक और तृतीय पारितोषिक, इसका आयोजन हमने करने का प्रयास किया हुआ है। इसके अलावा साप्ताहिक रूप से हम लोगों ने कुछ सवाल जो क्विज के रूप में हमने आयोजित किया हुआ है कि इलेक्शन क्विज, हमने ये ऑनलाइन माध्यम से इसका आयोजन किया हुआ है, जिसमें कई सारे युवा इसमें प्रतिभाग करते हैं, और लकी ड्रॉ के माध्यम से जो भी सफल प्रतियोगी होगा उसको प्रथम पारितोषिक 5,000 रुपीज का, द्वितीय पारितोषिक 2,000 रुपये का और तृतीय पारितोषिक 1,000 का हम लोग देने का हमने विचार रखा हुआ है। अभी तक हमारे राज्य में अनेकों युवाओं ने इसमें प्रतिभाग किया। विजय जी, जो 85 से अबव एज के जो वोटर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं और जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए भी इस बारी पहल जो की गई है घर पर वोट डालने की, तो इस व्यवस्था हालांकि चैलेंजिंग होगी, लेकिन किस तरह से इसको धरातल पर उतारा जा रहा है और रिस्पांस किस तरह का देखने को मिलेगा? देखिए, निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हर व्यक्ति को अपना मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है, और ये उसका फंडामेंटल राइट है। उसके दृष्टिगत ऐसे कई सारे बुजुर्ग मतदाता होते हैं जो 85 साल से अधिक आयु के भी हो सकते हैं और किसी अक्षमता से भी ग्रसित हो सकते हैं, तो उन तक क्योंकि वो बूथ तक नहीं पहुंच पाते, तो इस दिशा में मदद करने के लिए हम लोगों ने घर घर से वोटिंग करने का भी एक अभियान शुरू किया था। राज्य में ऐसे 65,160 मतदाता हैं जो कि 85 ईयर से अधिक आयु के हैं, जिनको ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये अधिकार उन्हीं को प्राप्त हो सकता है जो तय सीमा के भीतर अपना फॉर्म 12D हम तक उपलब्ध कराएंगे। मुझे बताने में बेहद खुशी हो रही है कि हमारे राज्य में 9,993 वृद्ध मतदाताओं ने इस अधिकार को प्रयोग करने का मंशा व्यक्त की है, और हमने उनके आवेदन पत्र को स्वीकार भी किया हुआ है। कई सारे जनपदों में इस अभियान के तहत, जैसे देहरादून जनपद में 5 तारीख से ये अभियान शुरू हो रहा है घर घर जाकर मतदान करने का। उसके उपरांत पौड़ी जनपद में 6 तारीख से यह प्रारंभ हो रहा है।
शेष 11 जनपदों में 8 अप्रैल से ये अभियान शुरू हो रहा है। इसके अलावा जो दिव्यांग मतदाता होते हैं कि जो किसी दिव्यांगता से ग्रसित होते हैं और वो पोलिंग स्टेशन पर जाने में असमर्थ होते हैं, ऐसे मतदाताओं के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। और जिन्होंने अपना फॉर्म 12D निर्वाचन अधिकारी तक उपलब्ध कराया होगा, उसमें से वैध प्रमाण पत्र के आधार पर और जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक होगी, ऐसे ही मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुझे ये बताने में भी खुशी हो रहा है कि हमारे राज्य में 2500 से अधिक व्यक्तियों ने इस सुविधा के लिए रिक्वेस्ट हम तक उपलब्ध कराई है। विजय जी, ये भी है कि अगर मतदाता के घर पर वोटिंग की जाती है तो सवाल निष्पक्षता का भी उठता है, तो उसके लिए किस तरह से व्यवस्थाएं हैं? और खासतौर पर यह भी जानना चाहूंगी कि अगर वोटर वहां पर वोट नहीं दे पाया जब टीम वहां पहुंचती है, तो उसके लिए फिर क्या ऑप्शन होता है? देखिए, निष्पक्षता को बनाने के लिए जो पोलिंग पार्टी हमारी होती है उसका तैनाती होती है, रैंडमाइज तरीके से होती है, मतलब उसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है। दूसरा, हम ये कार्य करते हैं कि हमारे जितने भी 85 ईयर से अधिक के मतदाता हैं या दिव्यांग मतदाता हैं जिनको होम वोटिंग की सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं, इन सभी मतदाताओं की सूची को एनेक्जर 12 के प्रारूप पर तैयार किया जाता है। इस प्रारूप को जब तैयार किया जाता है तो उसकी सूचना संबंधित जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, उन तक और राजनीतिक दलों तक उपलब्ध कराई जाती है और उसी के आधार पर रूट प्लान तैयार किया जाता है। विजिट की डेट्स को भी साझा किया जाता है आम जनता तक, प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, टेलीविजन मीडिया के माध्यम से और अन्य सभी साधनों के माध्यम से, ताकि उन तक की जानकारी पहुंचे। पोलिंग पार्टी जब घर तक जाती है तो वो पूरा प्रयास करती है कि जो मतदाता है उसको हम लोग डाक मतपत्र उपलब्ध कराएं घर से वोटिंग करने के लिए। और डाक मतपत्र उपलब्ध कराने के समय अगर मतदाता अपने घर पर उपस्थित नहीं है या किसी कारण से घर से बाहर गए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको द्वितीय विजिट के लिए भी हम एक डेट निश्चित करते हैं, उनका अवगत करा दिया जाता है और उसी क्रम में जो है हम द्वितीय बार भी उनके घर पर विजिट करते हैं। हम ये जो पूरी प्रक्रिया करते हैं घर से वोटिंग करने की, इसके लिए हम हमारी पूरी टीम को हम जो ट्रेनिंग होती है इसके लिए हम ट्रेन करते हैं। साथ में सभी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाता है, जिसका रिकॉर्ड जो आरओ होते हैं उनके कार्यालय में रखा जाता है, ताकि भविष्य में कोई शिकायत अगर ऐसी प्राप्त होती है उसका संज्ञान वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कर सकते हैं। बिल्कुल। सर्विस वोटर की यहाँ पर बात करते हैं कि ये प्रक्रिया किस तरह से पूरी की जा रही है, इसमें क्या अपडेट है और किस तरह से जब वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो मतगणना के दिन किस तरह से सर्विस जो वोट्स हैं उनको शामिल किया जाता है? देखिए, सर्विस वोटर ऐसे मतदाता होते हैं जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं और उसके अलावा जो हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है उसमें कार्यरत होते हैं, अथवा जो भी हमारे एम्बसीज में कार्यरत जो हमारे स्टाफ होता है उनको इस सुविधा अनुमन्य होती है। इसके साथ में उनके जो साथ में स्पाउसेस होते हैं, उनकी धर्मपत्नी या उनके पति, तो उनको भी सुविधा अनुमन्य होती है। तो इसके आधार पर हमारे पूरे राज्यों में 93,187 सर्विस वोटर को चिन्हित किया गया है। इसमें सर्विस वोटर को चिन्हित करने के उपरांत जो है उनको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट ETPBS के माध्यम से उनका जो पोस्टल बैलेट होता है, डाक मतपत्र होता है, उनको ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिशन का जो कार्य है हम लोगों ने 30 मार्च को पूर्ण कर लिया है, जब विड्रॉल का अंतिम समय दिवस था उस दिन पूर्ण हो गया है। सभी मतदाताओं को हम लोगों ने ETPBS के माध्यम से ट्रांसमिट करने के उपरांत जहां पर वो तैनात है वहां के जो भी उनके वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनको एक पासवर्ड और पिन हम लोग उपलब्ध कराते हैं। केवल वही मतदाता अपना डाक मतपत्र को डाउनलोड कर सकता है जिसके पास OTP और पिन अवेलेबल होगा, जिससे निष्पक्षता भी सुनिश्चित की जाती है और उसी व्यक्ति तक पहुंचने का भी एक मार्ग तैयार किया जाता है। अभी हमने जितने भी डाक मतपत्र प्रेषित किया हुआ है 93,000 से अधिक, उसमें से 45,000 से अधिक सर्विस वोटर्स ने अपना डाक मतपत्र को डाउनलोड कर लिया गया है। मतपत्रों को वो डाक के माध्यम से काउंटिंग से एक दिन पूर्व उनको बाय पोस्ट उसको सेंड करना है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी मतदाताओं के जो मतपत्र होंगे या पोस्टल बैलेट्स होंगे जो भी हमें काउंटिंग के दिवस को 8 बजे से पहले प्राप्त हो जाएंगे, उनको काउंटिंग की प्रक्रिया में शामिल। विजय जी, इस बार एक नई पहल निर्वाचन आयोग की तरफ से शुरू की गई, इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहली बात तो ये सिस्टम क्या है, इसके तहत किस तरह से कार्य किया जा रहा है, समन्वय विभिन्न विभागों के साथ किस तरह से बिठाया जा रहा है और सफलता किस तरह से मिली है अभी तक? देखिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन काल के दौरान कई सारे सीजर्स किए जाते हैं, कई सारे कार्रवाइयां की जाती हैं और इसका पूर्व में जो भी रिपोर्ट्स निर्वाचन आयोग तक आती थी वो अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में या रिपोर्ट्स के माध्यम से प्राप्त की जाती थी और इसका एक संकलित आवरण कहीं पे उपलब्ध नहीं था। निर्वाचन आयोग ने इस बार जो लोकसभा निर्वाचन हो रहा है पूरे देश में इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रभावी किया हुआ है और जो भी सीजर की कार्रवाई होगी, जो भी एनफोर्समेंट की एक्टिविटी होगी, वो सभी एजेंसीज अपना समस्त कार्रवाई को इस पोर्टल पर अपलोड करेंगे ताकि संकलित विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध दिखता रहे। मैं बताना चाहूंगा उत्तराखंड राज्य में
25 इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अपने आप को इस व्यवस्था से ऑनबोर्ड किया हुआ है, पोर्टल पे शामिल किया हुआ है और पोर्टल के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि पुलिस विभाग है, आबकारी विभाग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कस्टम्स है और समस्त जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो इसमें शामिल हैं। जनपद में तैनात फ्लाइंग स्क्वाड्स, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, वन विभाग, ये सभी इसमें अपनी कार्रवाई को दर्ज कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम अनुश्रवण करने में सफल हो रहे हैं। कहीं पर भी कोई डुप्लीकेसी ना हो, इसका भी ध्यान, इस सावधानी इस पोर्टल में रखा गया है और दैनिक रूप से इसकी सूचना को इलेक्शन कमीशन खुद भी मॉनिटर करता है और साथ साथ में जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है वो भी इसको मॉनिटर करते हैं। इसकी रिपोर्ट जो होती है दैनिक रूप से वहां के जो व्यय प्रेक्षक होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, उनको भी इसका देखने के अवसर होता है। साथ साथ में अगर कोई त्रुटि होती तो उसको सीईओ ऑफिस से भी अनुश्रवण किया जाता है। बिल्कुल। और लगातार केंद्र से भी बैठकों का दौर जारी है। आज की भी बात करें तो अवैध नकदी को लेकर, अवैध शराब को लेकर, हथियारों को लेकर निगरानी बरतने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ राज्य की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं जो प्रदेश से लगती हैं उन पर भी खासतौर पर निगरानी की जाने के लिए निर्देश दिए। तो किस तरह से वहां पर जो सीमाएं हैं वहां पर किस निगरानी की जा रही है? देखिए, जो हमारी सीमाएं होती हैं, विशेष रूप से जो अंतर्राज्य सीमा होती है, तो हमारे उत्तराखंड राज्य की उत्तर प्रदेश से लगभग 7 जनपदों से सीमा को हम अंतर्राज्य सीमा के रूप में प्रदर्शित करते हैं और इन सभी सीमाओं के ऊपर हमारे राज्य की स्टैटिक सर्वेलांस टीम, पुलिस बैरियर वो उपलब्ध होता है जो 24 घंटे कार्य करता है। जो हमारी टीम वहां तैनात होती है वो 24 घंटा कार्य कर सके, इसीलिए उनको 8 शिफ्ट की ड्यूटी हम लगाते हैं और 3 शिफ्ट में उन पर तैनाती की जाती है। लगातार 24 घंटे कार्रवाई की जाती है। कई सारे जगहों पर जहां पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी हमारे राज्य को प्राप्त है, जैसे कि नेपाल से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमें मिली हुई है, तो वहां पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तैयार किया गया है जिसको एसएसबी के द्वारा संचालित किया जाता है। कस्टम्स डिपार्टमेंट वहां पे कार्य करता है और जहां पर आईटीबीपी का तैनाती है वो भी अपने चेक पोस्ट के माध्यम से वहां पे तैनाती करते हैं। जहां का मतदान एक फेज में होता है वहां पर स्टैटिक सर्वेलांस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड्स लगातार अपना कार्य करते रहते हैं और सभी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं हम लोग जो है वहां के पुलिस विभाग को हम वीकली तौर पे साझा भी करते हैं ताकि आदान प्रदान होने से प्रभावी अनुश्रवण भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जोगदंडे जी, लगभग 5,900 लगभग जो बूथ हैं वहां पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर की भी व्यवस्था की गई है। तो जानना चाहेंगे कि ये 5,900 जो 898 समथिंग जो बूथ्स हैं, ये कौन से ऐसे बूथ्स हैं और वेबकास्टिंग की व्यवस्था क्या है? इसके जरिए किस तरह से सुरक्षा की कार्रवाई वहां पर की जाती है? पूरे राज्य में 11,729 पोलिंग स्टेशन हमारे राज्य में उपलब्ध हैं जिसपे मतदान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग का यह स्पष्ट निर्देश है कि 50% से अधिक बूथों पर हमें वेबकास्टिंग से लाइव स्ट्रीमिंग करनी होगी, जिसका अनुश्रवण जिला स्तरीय कार्यालय से और सीओ मुख्यालय से हम कर सकते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने 5,892 पोलिंग स्टेशंस को वेबकास्टिंग के दायरे में हमने लाने का प्रयास किया हुआ है। वेबकास्टिंग होने से हमें कई फायदे होते हैं। प्रमुखता से मतदान की प्रक्रिया के दौरान उसका लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वो सभी प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हैं, निगरानी करते हैं। कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी समस्या उत्पन्न होती है पीठासीन अधिकारियों को या पोलिंग पार्टी को, उसके माध्यम से उसका समाधान करने का भी एक अवसर उपलब्ध होता है। एक और इसमें फायदा ये होता है कि मुख्यालय से भी हम इसको अनुश्रवण कर सकते हैं, तो सभी डेटा को जो बाद में सेव किया जाता है, कोई शिकायत अगर निर्वाचन के पश्चात भी हमको प्राप्त होती है तो उसको वेबकास्टिंग का जो हमारा डेटा हमने सेव किया होता है उसको हम देख सकते हैं और शिकायत का निराकरण कर सकते हैं कि यह शिकायत में कुछ तथ्य है या तो शिकायत निराधार है, इसका समाधान करने का एक आधार हमको वेबकास्टिंग के माध्यम से मिलता है। पूर्ण राज्य में जो 5,892 बूथों पर हम वेबकास्टिंग करेंगे, इसके लिए ट्रेनिंग हमने उपलब्ध करा दिया गया है और मतदान के दिवस जो हमारे राज्य के लिए 19 अप्रैल प्रथम चरण में मतदान हो रहा है उत्तराखंड में, तो उससे 2 दिन पहले इसका ड्राई रन भी किया जाएगा। उसके लिए समुचित व्यवस्था हमने सुनिश्चित कर लिया गया है। बिल्कुल। दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो बेहद एक शांतिपूर्ण यहाँ का माहौल रहता है, लेकिन फिर भी राज्य में अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों का स्टेटस क्या है और वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं? निर्वाचन आयोग के जो गाइडलाइंस है, नियमावली है, उसके अनुरूप सभी बूथों को क्रिटिकल श्रेणी में ही चिन्हित किया जाएगा। संवेदनशील और अति संवेदनशील ये नॉमेनक्लेचर आज की तारीख में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। पूरे राज्य में हमारे जो 1300 क्रिटिकल बूथ हमने चिन्हित किया हुआ है। क्रिटिकलिटी को तय करने के विभिन्न पैरामीटर्स होते हैं। उदाहरण के लिए अगर पिछले लोकसभा निर्वाचन में उस बूथ पर 10% से कम मतदान हुआ होगा तो वो भी क्रिटिकल श्रेणी में चिन्हित हो जाता है। पिछले निर्वाचन के दौरान वहां पर कोई अगर वायलेंस की घटना हुई है, कोई आपराधिक मुकदमा हुआ है, उसको भी क्रिटिकल की श्रेणी में चिन्हित किया जाता है। इसके अलावा कुछ बूथों पर अगर पोल बाधित हुआ है,
तो उसको किसी टेक्निकल कारण की वजह से, तो उसको भी हम लोग जो है क्रिटिकल श्रेणी में चिन्हित करते हैं। ऐसे समस्त बूथों को प्रयास किया जाता है कि वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जाए ताकि वहां का चुनाव निष्पक्षता से और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो सके। और इस प्रयास में वेबकास्टिंग का भी माध्यम एक उसमें जुड़ जाता है। अन्य जो क्रिटिकल बूथों पर निगरानी करने के माध्यम होते हैं उसमें माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती करना, वीडियोग्राफर्स की तैनाती करना और वेबकास्टिंग करना, ये माध्यम को प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग नॉन फोर्स मेजर्स के रूप में प्रयोग करते हैं। और जहां पर सीएपीएफ की उपलब्धता अच्छी संख्या में होती है, उन महत्वपूर्ण पोलिंग स्टेशंस पर हम लोग सीएपीएफ जो हमारा पुलिस बल होता है उसका भी हम तैनाती करते हैं। क्या इस दौरान ड्रोन की भी सहायता ली जाती है और उससे भी निगरानी की जाती है? पोलिंग स्टेशंस के मतदान की प्रक्रिया में ड्रोन का उपयोग करना अनुमन्य नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की घटनाओं का अनुश्रवण करने के लिए, निगरानी करने के लिए या अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर निगरानी करने के लिए ड्रोन का प्रयोग हम जरूर करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी ट्रेनिंग्स होती है वहां पर व्यवस्थाओं को सुनियोजित करने के लिए भी ड्रोन का प्रयोग होता है। इस बार भी हम लोग हमारी जो अंतर्राज्यीय सीमा है, जो 7 जनपद हमारे उत्तर प्रदेश से हमको लगते हैं, उन पर हम लोग ड्रोन का प्रयोग करेंगे। कुछ हमारे हिमाचल प्रदेश के जनपद हमसे सीमा लगत हैं, उस पर भी हम ड्रोन से मैपिंग करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी एसएसबी और आईटीबीपी के जो पोस्ट होगी उनको भी ड्रोन की सहायता से निगरानी के लिए मदद की जाएगी। बिल्कुल। महिलाओं की अगर बात की जाए जोगदंडे जी, तो क्या उनके लिए भी सेपरेट क्यू या सेपरेट बूथ की व्यवस्था की गई है कुछ बूथों पर, कुछ केंद्रों पर? महिलाओं का विशेष योगदान होता है मतदान प्रतिशत में, और मुझे ये बताने में खुशी हो रहा है कि जो हमारा 61.5 का जो प्रतिशत रहा था पिछली बार लोकसभा निर्वाचन में, उसमें अधिकतम सहभागिता महिलाओं के द्वारा निभाई गई थी। और मैं उम्मीद करता हूं इस बार भी वो अपना सहभाग अधिक संख्या में निभाएंगे और मतदान का प्रतिशत को वृद्धि करने में हमारी मदद करेंगे। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि विभिन्न जनपदों में हर विधानसभा में एक ऐसा बूथ चिन्हित किया जाए जहां पर समस्त जो मतदान कार्मिक होंगे वो महिलाओं के द्वारा ही वो दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। और उनके लिए आवश्यक जो सुविधाएं होंगी, उनके लिए वहां रुकने की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था, उनके खानपान की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया गया है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि महिला कार्मिकों को कोई भी असुविधा ना हो और उनकी निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी के लिए उनको अतिरिक्त ट्रेनिंग का अगर आवश्यकता होती है वो भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को प्रोत्साहित करने का ये प्रयास है। इसमें हम लोग जो बूथ स्थापित कर रहे हैं, इट विल बी मॉडल बूथ, और ऐसे हमारे 70 मॉडल बूथ हम प्रत्येक विधानसभा में एक इस मानक से हम शुरू कर रहे हैं। और इस विशेष बूथ को हम सखी बूथ के नाम से इसका नॉमेनक्लेचर हमने रखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि महिला इस बार अधिक संख्या में आएंगी और सखी बूथ के माध्यम से प्रोत्साहित भी होंगी। बिल्कुल। कई बार ये भी शिकायतें आती हैं जोगदंडे जी की जो आम व्यवस्थाएं हैं उनका कहीं ना कहीं बूथ पर अभाव रहता है, जैसे पानी की, शौचालय की, बैठने की व्यवस्थाएं। तो इसको लेकर भी इस बार कुछ एम्फेसिस दिया गया है, कुछ रणनीति तैयार की गई है, जैसे असुविधा ना हो, वोटर जब केंद्र पर पहुंचे तो उसको किसी भी चीज का अभाव ना महसूस हो। देखिए, मतदाताओं के मदद के लिए हर बूथ पर जो है विभिन्न सुविधाओं का करना आवश्यक होता है। उसमें प्रमुखता से पेयजल, बिजली, शेड के बाद में वहां पर जो कक्ष होता है, वेटिंग कक्ष, उसकी व्यवस्था करना आवश्यक होता है। शौचालय एक महत्वपूर्ण अंग होता है मतदान स्थल पर। तो इन सभी व्यवस्थाओं को अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज के रूप में निर्वाचन आयोग उसको AMF के रूप में जानता है। निर्वाचन आयोग का यह प्रयास होता है कि हर बूथ पर 100% ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। राज्य में हर जनपदों में जितने भी पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं उसमें से 98% बूथों पर ये सभी सुविधाएं हमारे जो राज्य में उपलब्ध है। जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की हमने बात रखी हुई। जहां पर शेड उपलब्ध नहीं होगा वहां पर शामियाने के माध्यम से, टेंट के माध्यम से, जहां पर पेयजल की लाइन उपलब्ध नहीं होती वहां पर टैंक के माध्यम से ये व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। अस्थायी बिजली लाइन का भी हम व्यवस्था कर रहे हैं और फर्नीचर्स, रैंप हमारे सभी पोलिंग बूथ पर तैयार करने का भी कार्रवाई पूर्ण कर लिया गया है। कुछ जगह पर रैंप अगर परमानेंट नहीं होता है तो अस्थायी की व्यवस्था भी करने के निर्देश जनपद के जिलाधिकारियों को दे दिया गया है। हमारे जनपदों से जो सूचना मुझे अभी तक प्राप्त हो रही है, 100% पोलिंग स्टेशन जो हमारे बनने वाले हैं 11,729, वहां पर ये समस्त सुविधाएं उपलब्ध रहे। बिल्कुल। चलते चलते लोकतंत्र का महापर्व है, आपकी तरफ से आप आम जनता को, उत्तराखंड की जनता को क्या कहना चाहेंगे जिससे वो बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें? मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि हम सब उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए सही उम्मीदवार का चयन करना हमारा दायित्व है। मतदान करने की तिथि 19 अप्रैल 2024 है। उस दिन 7 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप मतदान के लिए आ सकते हैं मतदेय स्थल पर। मतदेय स्थलों पर सभी प्रकार की सुविधाएं आपके उपयोग के लिए उपलब्ध होगी। मतदान की सहायता के लिए आपके BLO भी आप तक
मदद पहुंचा रहे हैं। आपका निर्वाचक नामावली में नाम किस क्रम पे है और आपका बूथ का नाम क्या होगा, उसका स्थान क्या होगा, उसकी जानकारी आपको वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के माध्यम से हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, सभी मतदाताओं तक पहुंच बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रयासों से इस बार का निर्वाचन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा, निष्पक्ष ढंग से संपन्न होगा और हमारे जो राज्य के निवासी हैं ये संभ्रांत निवासी हैं, जानकार निवासी हैं और मतदान के प्रतिशत के प्रति जागरूक भी हैं और हमारे प्रयासों को मदद उनके माध्यम से की जाएगी। हमारा जो इस बार का लक्ष्य है 75% मतदान का, उसको हासिल करने में मैं सभी से अपील करता हूँ। बिल्कुल जोगदंडी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, समय निकाला और जनता को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपसे ये भी अपील करते हैं कि 19 अप्रैल के दिन आप जरूर अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचे और बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दें, अपनी भागीदारी दें। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में मतदान को लेकर विशेष वार्ता, जिसमें भाग ले रहे थे हमारे सहयोगी सोनाली शर्मा और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।